दामोदर बाबू काफ़ी परेशान थे कि अब ऐसी स्थिति से कैसे निकला जाए। परेशान होकर उन्हें अपने नौकर रामू, जो कि उन्हीं के घर पर काम करता था, उसका ध्यान आया। उन्होंने उसको फ़ोन मिलाया और बोले कि तू जल्दी हॉस्पिटल आ जा, तेरी अम्मा और मेरा एक्सीडेंट हो गया है। हम अस्पताल में एडमिट है और तेरी अम्मा बेहोश है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सके तो थोड़ा जल्दी आना बेटा, कहकर दामोदर बाबू ने फ़ोन काट दिया। दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रामू झटपट से अस्पताल पहुंचा। देखा तो सीमा जी बेहोश थी और पलंग पर लेटी हुई थी, जबकि दामोदर बाबू को काफ़ी चोटें आई थी और काफ़ी खून बह गया था। दामोदर बाबू एक तरफ से इसलिए भी परेशान थे क्योंकि उनके दोनों ही बेटों ने बातें बनाकर फ़ोन रख दिया। एक ने कहा कि बाबूजी, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं नहीं आ सकता और विदेश से इतनी जल्दी आना संभव नहीं है, 10 दिन तो लगेंगे ही बच्चों के एग्ज़ाम में। दूसरे ने ये कह दिया कि मेरी अर्जेंट मीटिंग चल रही है और मुझे इसके सिलसिले में कहीं जाना आना भी पड़ता रहता है, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। बाबूजी, आप खुद से देख लीजिए, मैं बाद में आ जाऊंगा, कहकर उसने भी फ़ोन रख दिया। दामोदर बाबू परेशान व हैरान थे कि अब इस दुख की घड़ी में उनका कौन साथ देगा। दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि उनकी देखभाल कौन करेगा। वो बस बेड पर लेटे हुए ऊपर की ओर बड़ी गंभीरता से देखे जा रहे थे, मानो बहुत ज़्यादा सोच में हैं। तब रामू बोला, क्या हुआ बाबूजी, कोई बात है क्या? तब वो कहते हैं कि रामू, बस कोई बात नहीं है। दोनों ही बेटों के पास टाइम नहीं है हमारे लिए विदेश से आने के लिए, और हम दोनों पति पत्नी को काफ़ी चोटें आई हैं और तुम्हारी अम्मा सीमा को तो ज़्यादा ही चोटें आई है। उसके एक पैर में रोड भी पड़ेगी, हड्डी टूट गई है। अब कौन हमारी देखभाल करेगा? यही सोच सोचकर मैं परेशान हूँ। तब रामू बोला, अरे बाबूजी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आपने तो मुझे पल भर में ही पराया कर दिया। मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। मैं हूँ ना आपके साथ, और मेरी पत्नी हेमा आपका ध्यान रख लेगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए इस सब की। ये सुन दामोदर बाबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जहाँ अपने सगे बेटे साथ नहीं देते और बाहर वाले साथ देते हैं तो कैसी फीलिंग आती है। लगता है मानो दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। वो अपने उन पिछले दिनों को याद करने लगते हैं जब उनकी शादी हुई थी। तब कैसे उनकी पत्नी के घर वाले उनकी शादी के लिए मान नहीं रहे थे, क्योंकि दामोदर बाबू की फैमिली वाले काफ़ी गरीब आदमी थे, जबकि सीमा जी एक अमीर परिवार की बेटी थी। 5 साल बाद जब घर वाले माने और धूमधाम से शादी हो गई, सीमा जी दामोदर बाबू की पत्नी बन गई और उनके घर गृहस्थी को संभालने लगी। कुछ समय बाद दामोदर बाबू के पिता का देहांत हो गया। पति के सदमे में पत्नी भी चल बसी और उनका भी स्वर्गवास हो गया। दामोदर बाबू अकेले पड़ गए। पहले से ही घर में काफ़ी गरीबी झेल रहे थे वो। अब पिता का सहारा भी उनके सर से उठ गया था। 4 बीघा ज़मीन और मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान आज बहुत ज़्यादा परेशान था। वो अपनी पत्नी सीमा जी से बोले, सीमा, तुम भी मुझे छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? तुम्हें पता है सीमा, तुम एक बड़े घर की लड़की हो और कितने ऐशो आराम से रही हो, ये मैं जानता हूँ। तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। तब सीमा जी बोली कि अजी, आप कैसी बातें करते हैं? हमने 7 फेरे लिए हैं और उन 7 वचनों में एक वचन ये भी है कि ज़िंदगी भर आपका साथ निभाऊंगी, मरते दम तक आपका साथ दूंगी। और ये घर अब मेरा भी है, भले ही मेहनत मजदूरी करनी पड़े, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी अगर मेरी शादी एक अमीर घर में हो जाती और मेरे ख्याल उस लड़के से ना मिलते तो क्या, दुखी तो मैं तब भी रहनी ही थी।
और मुझे आपके साथ जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आज के बाद मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश भी मत करना। ये बात सिर्फ मैं ही जानती हूँ और मेहनत मजदूरी ही तो करते हैं, किसी के घर में डकैती तो डालते नहीं। तब दामोदर बाबू इस पर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और कहते, सीमा तुम काफ़ी समझदार हो गई हो। तब सीमा जी हल्का सा मुस्कुरा कर कहती, सब आपकी सोहबत का असर है जी। सीमा जी काफ़ी अमीर घर से थी। दामोदर बाबू के ससुराल वाले उनकी मदद करने की कोशिश करते तो दामोदर बाबू साफ साफ मना कर देते, क्योंकि वो एक खुददार किस्म के इंसान थे और सीमा जी भी इसमें उनका साथ देती थी। सीमा जी ने अब घर पर पापड़ बेलने का काम शुरू कर दिया और दामोदर बाबू अपनी 4 बीघा ज़मीन में खेती बाड़ी करने लगे, मेहनत मजदूरी करते। अब उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे। बच्चों को पढ़ाया लिखाया और साथ साथ मेहनत मजदूरी करते रहे। सीमा जी की और दामोदर बाबू की मेहनत रंग लाई और अब उनका बिजनेस ज़ोरों शोरों से चलने लगा। पापड़ के ऑर्डर और ज़्यादा बढ़ने लगे और काफ़ी धनवान अब वो हो चुके थे। पति पत्नी की मेहनत रंग लाई और 4 बीघा ज़मीन से अब 40 बीघा ज़मीन हो चुकी थी और एक बड़ा घर बना लिया था। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। बच्चों की स्कूलिंग पढ़ाई पूरी हो गई और उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद एक की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई और दूसरा डॉक्टर बन गया। जब तक बच्चे बच्चे थे तब तक उनका माँ बाप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा लगाव था। दोनों लड़ते झगड़ते रहते थे कि माँ मेरी है, बाबूजी मेरे हैं। पर जैसे जैसे बड़े होते गए उनके माँ बाप में रुचि कम होती गई और शादी के बाद तो ये रूटीन पूरा ही बदल गया। जो बच्चे माँ बाप के लिए लड़ते झगड़ते थे वो अब माँ बाप को भूल ही गए और विदेश जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बस गए। अब तो बस नाम के माँ बाबूजी ही रह गए थे उनकी नज़रों में। कभी कभार बस दोनों बेटों में से किसी का फ़ोन आ जाता तो बात करने की प्रक्रिया पूरी कर देते, लेकिन अब तो वो भी नहीं होता था। रामू सालों से दामोदर बाबू के पास काम करता था और उसकी पत्नी भी वहीं पास में ही रहती थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा लगाव था। और अब तो रामू उन्हीं के घर में रहता था और खेती बाड़ी के काम को संभालता था। रामू बहुत ही सीधे सरल स्वभाव का लड़का था और उसकी पत्नी हेमा भी बहुत ही सुंदर सुशील संस्कारी लड़की थी। बेटे बहुएं विदेश जाकर बस गए थे। दामोदर बाबू और सीमा जी जब अकेले में होते तो बेटे बहुओं को याद करके रोते थे, उनकी तस्वीरें देखते रहते थे। तब रामू उन्हें दिलासा देता था, हिम्मत देता था कि अम्मा बाबूजी मैं हूँ ना, आप क्यों चिंता करते हैं, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। तब दोनों दंपति रामू को अपने गले से लगा लेते और खुद को खुशनसीब मानते कि जहाँ अपना खून दुख में साथ नहीं देता वहाँ रामू और उसकी पत्नी हेमा पराया खून होकर सगे से बढ़कर उनका साथ देते हैं। रामू और हेमा दिल से दामोदर बाबू और सीमा जी की सेवा करते थे। जब वो परेशान होते तो उन्हें मनाने के लिए, खुश करने के लिए लगे रहते। सीमा जी के मायके में उनके भाई के बेटी की शादी थी जिसमें वो जाना चाहती थी। वो इसमें हेमा और रामू को भी शामिल होने के लिए बोल रही थी, पर रामू को काम था और घर पर कौन रहता, इसलिए उसने मना कर दिया। अब दामोदर बाबू और सीमा जी शादी में चले हो गए बेफिक्र होकर, लेकिन जब वहाँ से लौट रहे थे तो एक कार ने उनकी गाड़ी को ठोक दिया जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया और सीमा जी की एक पैर की हड्डी टूट गई और काफ़ी गहरी चोटें आईं, खून काफ़ी बह गया। दामोदर बाबू को भी काफ़ी चोटें लगी। हॉस्पिटल में तो उन्हें कुछ भले लोगों ने एडमिट करा ही दिया था, जिसके बाद दामोदर बाबू ने रामू को फ़ोन करके सब बताया और आने के लिए कहा। ऑपरेशन जारी किया गया। अब कुछ दिन बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रामू और हेमा दामोदर बाबू और सीमा जी को लेकर घर पर आ गए। उनको आराम से बेड पर सहारा देते हुए लेटा दिया
और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखने लगे। हेमा खाना बनाकर सीमा जी और दामोदर बाबू को खिलाती। रामू भी उनकी दवाइयाँ समय पर देता रहता और अंदर बाहर के सब काम संभालता रहता। रोज़ उनके कपड़े बदलवा देता और पति पत्नी ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ व्यतीत करते, जिससे बूढ़े दंपतियों का मन लगा रहे और बेटे बहू की याद ना आए, उनका दिल ना दुखे, क्योंकि वो पहले से ही परेशान और बीमार हो चुके थे। रामू और हेमा दिन रात दोनों दंपति की सेवा में लगे रहते। डॉक्टरों ने बताया कि अभी महीने लगेंगे इन्हें ठीक होने में, क्योंकि पैर की हड्डी भी टूटी है और इन्हें गहरी चोटें आई हैं। खून काफ़ी बहने की वजह से इन्हें कमज़ोरी हो गई है। अब समय के साथ दोनों दंपति स्वस्थ होते जा रहे थे। लगभग 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन बेटे बहुओं में से ना तो किसी ने फ़ोन किया और ना ही पूछा कि माँ बाबूजी अब आपकी तबीयत कैसी है, ये सब कैसे हो गया, क्योंकि बेटे बहुएं तो अपनी ही दुनिया में मगन थे। उन्हें अपने बूढ़े माता पिता से कुछ लेना देना ही नहीं था, जैसे कि सब कुछ उनका उनके बीवी बच्चों में ही बसा हो। माँ बाप से तो वो बस फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं कर पाते थे। लेकिन एक दिन अचानक से दोनों बेटे, दोनों बहुएं और उनके बच्चे सब घर पर आ जाते हैं। हेमा बरामदे में ही थी। जैसे ही बेटे बहू हेमा को देखते हैं तो उनका मुंह बन जाता है। हेमा उन्हें जानती नहीं थी, पर वो सब समझ गई थी कि अम्मा बाबूजी के बेटे बहुएं हैं। अब अंदर बैठा रामू दामोदर बाबू को सूप पिला रहा होता है। जब बेटे बहू अंदर कमरे में जाते हैं तो रामू को देखते ही बेटे बहुओं का पारा चढ़ जाता है और चिढ़ते हुए उससे भी मुंह बना लेते हैं, उसे घूरते रहते हैं। बेटे बहुओं को देखकर बूढ़े दंपति को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब बेटे बहुएं वारी वारी दामोदर बाबू और सीमा जी से उनका हालचाल पूछते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। बोलते हैं कि माँ बाबूजी, हमें आने में थोड़ा समय लग गया। वो क्या है ना, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। तब बड़ा बेटा विवेक बोलता है कि हाँ बाबूजी, मेरी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाया। आप काम को छोड़कर तो आ नहीं सकता था, आपको तो पता ही है बिजनेस का। तब दामोदर बाबू तो कुछ नहीं बोले, पर सीमा जी बोल पड़ी, कोई बात नहीं बेटा, हम बिल्कुल ठीक है। रामू और हेमा ने हमारा पूरा ख्याल रखा। ये सुनते ही बहुएं गुस्से में लाल पीली हो जाती हैं और घूरते हुए हेमा को देखने लगती है। तब सीमा जी बोलती है, और बताओ बेटा, कैसे आना हुआ, कोई बात है क्या या कोई काम है? तब छोटा बेटा विहान बोलता है कि माँ भला, ये कैसा सवाल है, हम आपका हालचाल पूछने के लिए यहाँ आए हैं और ये हमारा ही तो घर है, और आप हमसे इस तरह का सवाल कर रही हैं। तब बड़ा बेटा छोटे भाई विहान की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है कि माँ, अब हमसे रहा नहीं जा रहा था। बच्चों की छुट्टियाँ भी भूल गई थी और हम भी अपने काम से सब फ्री हो गए थे, तो सोचा आपसे आकर मिल ले और आपका हालचाल जान ले। ये सुनते ही दामोदर बाबू को गुस्सा आता है और उनका पारा चढ़ जाता है। वो बोलते हैं कि बेटा, फ्री हो गए तो चले आए, वरना आपको कुछ पता ही नहीं था कि माँ बाप जिंदा भी है या मर गए। तुम्हारी नज़रों में तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। जब मन हुआ मुंह उठाकर चले आए, और जब मन हुआ तो फ़ोन कर लिया। माफ़ करना, मन नहीं, जब मतलब हुआ। हम दोनों पति पत्नी मरने की दहलीज पर आ चुके थे, पर तुम बेशर्मों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई और बातें बनाकर तुमने फ़ोन रख दिया। ये भी ना सोचा कि माँ बाबूजी का हमारे अलावा है ही कौन, वो सब कैसे मैनेज करेंगे। और अब यहाँ आकर अपने नाटक रचा रहे हो, हम सब समझते हैं। तब दोनों बहुएं अपनी साड़ी का पल्लू सीधा करने लग जाती हैं। दामोदर बाबू बहुओं से अपना ध्यान हटाते हैं। तभी हेमा दामोदर बाबू और सीमा जी के लिए फल काट कर देती है। हेमा सीमा जी को सहारे से उठाती है और उन्हें फल खिलाने लगती है। बेटे बहुएं देखकर और भी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। तब बड़ा बेटा विवेक बोलता है
कि बाबूजी, अब आपको समझ में ही आ गया है तो ये भी अच्छी ही बात है। और हम यहाँ पर नौकर और मालिक का प्यार देखने नहीं आए हैं, हम यहाँ एक अर्जेंट काम से आए हैं। और जब आप अपनी बात बता ही रहे हैं तो हम भी सीधा मुद्दे पर ही आ जाते हैं। आप तो सब समझते ही हैं, आप ठीक ही हो जाएंगे इस नौकर और इसकी पत्नी की बदौलत, और भगवान की कृपा रही तो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन हमें इस सब से कोई मतलब नहीं। अब आपको पता ही है कि कितनी ज़मीन जायदाद है आपकी, जो आपके बाद हमारी ही होनी है। हम चाहते हैं कि आप उस सब को बेचकर हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, और जो आपको रखना है वो रख लीजिए, क्योंकि हमसे यहाँ बार बार आना जाना नहीं हो पाएगा। और विदेश में हमें अपना कारोबार और ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हमें उनके लिए भी करना है, जिसके लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब तो दामोदर बाबू और सीमा जी साफ साफ समझ जाते हैं कि बेटे बहुएं उनका हालचाल जानने नहीं, बल्कि उनसे उनकी संपत्ति हड़पने के लिए आए हैं। पैसों के लालच में वो माता पिता के द्वार तक चले आए हैं, और आते ही अपने हिस्से की बात करने लगे। ये भी ना सोचा कि माँ बाप किस हालत में हैं, किस हालात से गुजर रहे हैं। अब तो दामोदर बाबू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ज़मीन जायदाद बेचने की बात सुनते ही वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और झल्लाकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों में ज़रा शर्म बाकी है या वो भी बेच खाई है? तुम्हें हमारी हालत ज़रा भी नहीं दिख रही, और अभी भी तुम्हें ज़मीन जायदाद का ही भूत सवार है। सिर्फ अपने मतलब से ही तुम यहाँ पर आए हो। वहाँ विदेश गैरों के बीच रहकर तुम भी गैर हो गए हो। तुम्हें अच्छे बुरे अपने पराये की कोई परवाह नहीं रही, कोई सुध-बुध नहीं है, सिर्फ खुद से ही मतलब है। खुदकर्ज कहीं के। माँ बाप मरने की दहलीज पर थे, पर तुमने आना तो दूर, एक बार फ़ोन तक करके नहीं पूछा, और अब अपने मतलब से मुंह उठाए चले आए हो यहाँ। ये नहीं सोचा कि माँ बाप किस हालत में होंगे, किस तरह से अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक्सीडेंट छोटा हुआ होगा या बड़ा हुआ होगा, ये तक नहीं पूछा, और अब आए हो तो हमसे हमारा हालचाल पूछने नहीं, बल्कि अपना हिस्सा मांगने आए हो, अपना हक लेने आए हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? अब तो सीमा जी भी चिल्लाकर बोलती है कि धिक्कार है मुझे तुम जैसी औलाद पर, जिसे मैंने जन्म दिया। इससे अच्छा तो तुम ना ही होते तो हमारे लिए बेहतर होता। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगे। पाल पोस कर इतनी मेहनत करके तुम्हें बड़ा किया, इस लायक बना दिया कि आज इतनी अच्छी नौकरी करते हो, अच्छा कमाते खाते हो, लेकिन फिर भी नियत बूढ़े माँ बाप की दौलत पर ही टिकी है। हमें तो तुम ऐसे भूल गए जैसे कि हम कोई पुराना सामान हो। बस अपने बीवी बच्चे ही नज़र आते हैं तुम्हें, उनकी खुशियाँ ही नज़र आती है। और आज जब आए हो तो सिर्फ अपने मतलब से। शर्म आ रही है मुझे खुद पर कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। अरे कम से कम हमारे ठीक होने का तो इंतज़ार कर ही लेते, लेकिन नहीं। दौलत के लालच में तुम इतने अंधे हो चुके हो, अपने मतलब के अलावा तुम्हें कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा, दिखाई ही नहीं दे रहा। 2 महीने हो गए मुझे और तुम्हारे बाबूजी को ये दुख झेलते झेलते, पर तुम्हें वो सब नहीं दिखा, सिर्फ अपना मतलब और अपना काम दिखा। ये सुनते ही विवेक और विहान बोलते हैं, माँ ऐसी बात नहीं है, आप हमारी बात तो सुनो, हमारी मजबूरी समझो। तब दामोदर बाबू बात को बीच में काटते हुए ही बोलते हैं, बस बेटा, बहुत सुन लिया हमने और बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने तुम लोगों को। तुम सिर्फ हमारी जायदाद के लालच में यहाँ तक चले आए हो, तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। ये तुमने साबित कर दिया और खुद से बता दिया। और हाँ, वो ज़मीन जायदाद मेरे खून पसीने की कमाई है। हम दोनों पति पत्नी ने बहुत मेहनत की है, तब वो हासिल हुई है। बेटा, ये तुम भी जानते हो। और जायदाद पर उसी का अधिकार होता है जो माँ बाप की सेवा करता है, मेवा भी उसी को खाने को मिलता है। अब अगर तुम हमारे दुख सुख में हमारा साथ होते, हमारा ध्यान रखते, तो ये सब तुम्हारा ही होता। लेकिन तुमने तो जब भी हमारा साथ नहीं दिया,
जब मैं तुम्हारे आगे फ़ोन पर गिड़गिड़ा रहा था कि बेटा आ जाओ, और तुमसे मदद की गुहार लगा रहा था, और तुमने अपनी बातें बनाकर फ़ोन रख दिया, मेरी बातें सुनी भी नहीं थी। जब तुम मेरे दुख में साथ नहीं दे सकते तो ज़िंदगी भर कमाई गई दौलत मैं तुम्हें क्यों दूँ? मैं तुम्हें अपनी ज़मीन जायदाद में से 1 फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा, समझ गए तुम? और जिनको तुम जब से घूर घूर कर देखे जा रहे हो वही हमारे असली बेटे बहू है। भले ही हमारा खून नहीं है पर उससे बढ़कर है, जिन्होंने हमारे सुख दुख में साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे, हमारा ध्यान रखा, हमारी ज़रूरतों का ख्याल किया, हमारे गम में हमें मुस्कुराना सिखाया, हंसना सिखाया, वही हमारा असली खून है। इसलिए हमारी पूरी जायदाद पर रामू और उसकी पत्नी हेमा का हक है, क्योंकि जो सेवा करता है मेवा भी उसे ही मिलता है। बेटा, जिस तरह से हेमा और रामू ने हमारी सेवा की, तुम तो एक दिन भी टिक नहीं पाओगे उनके सामने। दिन रात हमारी सेवा में लगे रहे। रामू और हेमा का नाम सुनते ही बेटे बहुएं मुंह बनाने लगे। तब दामोदर बाबू बोले कि बेटा क्या हुआ, क्यों घूरे जा रहे हो इनको? ये मुंह कहीं और जाकर बनाना, और तुम्हारा कोई नहीं है यहाँ। अब 2 मिनट से भी ज़्यादा तुम यहाँ रुके तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी ही औलाद हो, मेरे ही बेटे बहू हो। मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी मजबूरन, और तुम्हें अपमानित करके घर से बाहर फिकवा दूँगा। इसलिए यही अच्छा है तुम्हारे लिए कि इज़्ज़त के साथ अपने आप से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तब भी बेटे बहू वहाँ से नहीं हिले और दामोदर बाबू और सीमा जी को मनाने परचाने लगे, परंतु बूढ़े दंपतियों पर कोई असर नहीं होता उनकी बातों का, क्योंकि वो बेटे बहू की इस चाल को समझ चुके थे और उनके लालच को भांप चुके थे। तब दामोदर बाबू फ़ोन पर वकील को बुलाते हैं और अपनी सारी जायदाद हेमा और रामू के नाम कर देते हैं कि उनके मरने के बाद सारी जायदाद हेमा और रामू की होगी, और अपनी जायदाद का वारिस भी उन्हीं को बनाते हैं। बेटे बहू दामोदर बाबू और सीमा जी का मुंह ताकते रह जाते हैं। रामू और हेमा भी परेशान और हैरान हो जाते हैं कि दामोदर बाबू ने अपनी सारी जायदाद उनके नाम क्यों कर दी। आखिर वो तो उनके बेटे बहू भी नहीं है। लेकिन ये सब देखते ही दामोदर बाबू के बेटे बहुओं की अकल ठिकाने लग चुकी थी। अपना सारा हिस्सा ज़मीन जायदाद किसी गैर के हाथों लगते देख आंखों के सामने तिरमिरे नज़र आने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनके माँ बाबूजी ने उनके साथ ऐसा किया, ऐसा फैसला लिया। बेटे बहुओं को झटका सा लगता है। आज उन्हें एहसास हो चुका था कि अगर वो दामोदर बाबू के बुलाने पर उस दिन आ जाते तो ये सब उनके हाथ से ना जाता, उनको ये दिन देखने ना पड़ते, क्योंकि उन्होंने अपने पैर पर खुद से ही कुल्हाड़ी मारी थी। इसलिए उदास लटका कर चेहरा चले जाते हैं और खुद पर ग्लानि महसूस करते हैं। अब बेटे बहुए आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम आ जाते तो ये सब ना होता। तब छोटी बहू बोलती है, भाभी ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपको ही माँ बाबूजी पसंद नहीं है कि मैं बूढ़े बुढ़िया की सूरत भी देखना पसंद नहीं करती, मुंह देखना पसंद नहीं करती। आपको ही गांव के गवार लगते हैं ना वो। अब देख लिया नतीजा। पर अब लड़ने झगड़ने से भी क्या ही होने वाला था। अब रामू और हेमा रोने लगते हैं। तब दामोदर बाबू और सीमा जी उन्हें चुप कराते हैं। उन्हें गले से लगाते हुए कहते हैं कि तुम तो हमारे अच्छे बच्चे हो, तुम्हें हम खुद से कभी अलग नहीं होने देंगे। तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। जो कुछ तुम्हें आज मिला है, तुम हमारे सगों से बढ़कर हो, और मैं तुम्हें अपने सगे बेटे बहू मानता हूँ। अब कुछ दिन में दामोदर बाबू और सीमा जी और ज़्यादा स्वस्थ होने लगते हैं। अब तो दामोदर बाबू और सीमा जी की हेमा और रामू में ही जान बसती थी, और इधर रामू और हेमा की जान दामोदर बाबू और सीमा में बसती थी। वो उन्हें अपना माँ बाप मानते थे। दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तो ये ज़रूरी नहीं अपने ही पेट की औलाद अपनी होती है, क्योंकि पैदा करने वाले से बड़ा
पालने वाला होता है, और जब अपने पेट की औलाद निकम्मी निकले, साथ ना दे, जबकि गैर बच्चा इतनी सेवा करे, दिन रात एक कर दे, तो माता पिता को कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ता है। सुख दुख में उनका साथ दे, और अगर उनकी अपनी संतान, अपने बच्चे माता पिता का दिल दुखाए, तो उन्हें ज़रा देर नहीं लगती अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति किसी और के नाम करने में। तो ध्यान रखे कि अपने माता पिता का दिल न दुखाए, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखे, उनके सुख दुख में साथ दे, उनके गम में उन्हें हंसाने की कोशिश करे, उन्हें सहानुभूति दे, उनका प्रोत्साहन बढ़ाए। तो दोस्तों, जो दामोदर बापू और सीमा जी ने अपने बेटे बहुओं के साथ किया था, जो फैसला किया था, वो सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।